अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट देखा जाए, इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या कैसे इलाज किया जा सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि अपने को ये ध्यान में आना चाहिए ये बीमारी है और इसके इलाज के लिए जरूरी है। बहुत से बार रहता है कि पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया में लोगों को लगता है कि नहीं है, ये इसका थोड़ा शक्की स्वभाव है, ये स्वभाव का हिस्सा है और ये बीमारी नहीं है। ये समझने में लोगों का बहुत सारा समय निकल जाता है। तो जरूरी है कि इसका निदान हो, सबसे पहले डायग्नोस हो और उसका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो। अगर हमने देखा जाए कि मानसिक बीमारी में जितना डीयूपी यानी ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस, डीयूआई, जो अगर जितना कम रहता है उतना उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। कि मतलब अगर जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाए उतना देखा जाता है कि उनका सुधार भी बहुत जल्दी आता है और उनका जो ब्रेन की कैपेसिटी रहती है, थिंकिंग जो कैपेसिटी रहती है, वो भी लॉस नहीं होती है। वो ऑप्टिमम लेवल पे वो काम कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। अब बीमारी का इसका ट्रीटमेंट में पार्ट क्या होता है? ट्रीटमेंट में दो हिस्से हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने को समझना पड़ेगा कि ये मरीज मानता नहीं कि उनको बीमारी है। जैसे आपने भी कहा कि इसमें इंसाइट नहीं रहती है, तो साइको एजुकेशन सबसे पहले पार्ट आता है, फैमिली मेंबर्स को समझाना कि ये बीमारी का हिस्सा है। बहुत सी बार वो उसको समझाने जाते हैं कि भाई तुम ये शक कर रहे हो गलत है, ये तुम्हारे मन का वहम है, तुम जो सोच रहे हो गलत है, मन से निकाल डालो। कुछ लोग हैं कि उसके लिए फिर वो कुछ धार्मिक विधियों की तरफ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दरगाह में चले जाते हैं। तो वो सब चीजों से उनको लाकर ये मेडिकल मॉडल समझाना जरूरी है कि ये बीमारी का हिस्सा है। और बहुत सारे मरीज के ऊपर क्रोधित होते हैं, उसको फिर मारपीट भी होती है। तो उनको समझाना जरूरी है कि मरीज ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, जो भी उनका बर्ताव है ये उनके दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, रसायन है, उनमें जो गड़बड़ी हुई है उसके कारण है। तो ये साइको एजुकेशन का बहुत मेजर पार्ट आ जाता है। इसी साइको एजुकेशन का और एक पार्ट रिश्तेदारों को भी समझाना। उनको लगता है भाई इनको ठीक हो गया, इनको भी दवाई देना, ये मरीज ने लेना चाहिए करके। तो ये बीमारी के लिए सबसे बड़ा जरूर रहता है कि मरीज मानते नहीं है कि मुझे बीमारी है। जैसे मैं किसी एक इंसान को बोलूं भाई आपको खांसी है, आप दवाई खा लो, वो बोलेगा कि भाई मुझे खांसी नहीं, मैं दवाई क्यों खाऊं। तो वैसे ये मरीज मानते नहीं कि उनको बीमारी है, तो वो दवा लेना भी नहीं चाहते। बहुत सी बार वो हमारा वो विश्वास पाने के लिए शुरू में 1-2 महीना लेके देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो यहाँ रिश्तेदारों को पहले इसमें समझना जरूरी है कि उनको दवाई देने की जिम्मेदारी उनकी है। कि रोज सुबह शाम 5 मिनट जाएगा फिर, लेकिन अपने हाथ से दवा और पानी उसको देंगे तो मरीज हमेशा ठीक रहेंगे। तो ये साइको एजुकेशन का पार्ट होता है जो फैमिली मेंबर्स को समझाना रहता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है दवाइयों का। कि मरीज सारे मरीजों को एक ही दवाई लगती है ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा कि सिजोफ्रेनिया के टाइप्स भी अलग है, साथ में हर का मरीज का फंक्शनिंग लेवल भी अलग है। अभी कुछ है जो एग्जीक्यूटिव्स है, हाई फंक्शनिंग है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उनको ज्यादा काम करने का रहता है। या फिर कुछ अभी बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए देने वाली दवाई के लिए चॉइस अपने को अलग करना पड़ेगा। और दूसरे जो लोग हैं कि जिनको ज्यादा दिमाग से काम नहीं करने का है, तो उनके लिए अपन दवाई का चॉइस अलग कर सकते हैं। तो अपने को दवा कौन सी पेशेंट को सूट होती है, इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स भी आता है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है। तो वो हिसाब से अपने को दवा का चॉइस करना पड़ता है। ज्यादातर ये दवाइयां है एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स रहते हैं। अब डोपामिन के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं और पेशेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हिसाब से D1, D2, D3, D4 ये अलग टाइप की एंटी डोपामिन रिसेप्टर्स है, उनको ब्लॉक करने वाली दवा, वो भी उसका डोजेस भी अलग रहता है। अब मरीज का वजन कितना है, उसका फंक्शनिंग क्या है, वो लेडी है क्या, प्रेग्नेंट है क्या, या पोस्टमार्टम है, ओल्ड एज है, तो साथ में बाकी बाकी कुछ बीमारियां है क्या, मतलब अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी कोई दवाइयां चल रही है क्या। तो इन सब चीजों का इंटरेक्शन देखते हुए आपका वजन कैसा है, आपकी नींद की जरूरत कितनी है, आप इंडिपेंडेंट है क्या, या चलने के लिए सहारे की जरूरत है क्या, इतनी ढेर सारी चीजों का कैलकुलेट करके अपने को मरीज के लिए दवाई चुननी पड़ती है। और फिर हम चालू करते हैं, वो भी एक साथ नहीं चालू की जाती है, स्मॉल डोज से चालू की जाती है और धीरे धीरे उसको अपन अप टाइट्रेट करते हैं, मतलब उनका डोज बढ़ाया जाता है। तो ये दवा के बारे में हुआ। अब बहुत से मरीजों को दवा से फायदा नहीं होता है, तो ऐसे मरीज को कभी कभी भर्ती करके अपने को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसको ईसीटी बोलते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, आम भाषा में जो लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है। और ये शुरू में अपन ये ट्रीटमेंट देते हैं कि जिसमें मरीज को जो टीवी में दिखाया जाता वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ मरीज को अनेस्थेशिया दिया जाता है, शॉर्ट जनरल अनेस्थेशिया, मतलब यहाँ
मरीज को कुछ भी पता नहीं चलता है कि उनको कोई दर्द हो रहा है या फिर कोई उनको सुई चुभ रही है करके, और उसमें भी मामूली 80 to 90 मिलीकूलम से अपन ये करंट देते हैं, वो भी मात्र 0.8 सेकंड से देते हैं, ज्यादा 1-2 सेकंड के लिए दिया जाता है ये, है कि नहीं। और उसमें मरीज 10 मिनट में रिकवरी में भी आता है, 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रहते हैं और बाद में घर में भी जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट हुआ कि जिसमें दवाई दी जाती है या फिर मॉडिफाइड ईसीटीज दिए जाते हैं। कुछ मरीज जहाँ दवाई नहीं लेते उनको आजकल इंजेक्शन आए जो हर महीने में एक बार लगाया जाता है और जिसका असर 1 महीने तक लगता है, डेपो प्रिपरेशन कहे जाते हैं, ये भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो और ट्रीटमेंट का और एक पार्ट रहता है कि जिसमें से ये मरीज अब ठीक तो हो गए हैं, मतलब अभी वो गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए जरूरी है कि वो फिर से अपना जीवन जी पाए। तो उसको अपन रिहेबिलिटेशन बोलते हैं कि फिर से वो खुद का जॉब कर पाए, वो अपनी वो जो सर्विस है वो ज्वाइन कर पाए, बच्चे वो स्कूल में जाए या फिर उनको कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। मैरिड कपल है तो वो अपनी औरत अपने घर की सारी जिम्मेदारियां ले पाए। तो ये सब रिहेबिलिटेशन का पार्ट आता है और ये सब सारे सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हिस्से हैं।